फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है बजट उत्तर प्रदेश 2026-27। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। यूपी में 2 से 3 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आएंगे ही, चाहे यूपी पीएससी का हो या कोई अन्य एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल लेखपाल। आज का डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पांस के लिए आप इसे 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरा कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और वहां से टेलीग्राम में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बजट उत्तर प्रदेश 2026-27, इसके प्रमुख बिंदु पहले पढ़ते हैं क्या है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को यूपी का बजट पेश किया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का यह 10वां बजट था। सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत ये 7वां बजट, मतलब ओवरऑल जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके कार्यकाल में 10वां, क्योंकि ये अंतिम वर्ष है दूसरे कार्यकाल का, तो ये 10वां बजट पर सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत ये 7वां बजट। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को रखा विधान परिषद में, और जो इस बार 43,565 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा हुई। ठीक है, 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, यानी पिछले बजट की अपेक्षा इस बार 12.9% की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय का 53.2% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पर जाता है, ये याद रखिएगा। यानी ज्यादातर पैसा हमारा वेतन, पेंशन और ब्याज पर जाता है। राजस्व अधिक, यानी जो हमारा राजस्व व्यय है वो कम है और उसकी अपेक्षा राजस्व आय अधिक है, तो इससे राजस्व कुछ शेष है, यानी राजस्व अधिक है। यानी जीएसडीपी का कितना है 1.62%। राजकोषीय घाटा, यानी कुल व्यय अधिक है, आय कम है, तो राजकोषीय घाटा 2026-27 में जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इस 2026-27 बजट की जो थीम है वो आपका सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। 2026-27 का बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। कौन सी डेट को पेश किया? 11 फरवरी 2026। ये कौन सा बजट था? श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट। सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 7वां बजट। विधान परिषद में किसने बजट को रखा? उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। और नई योजनाओं की जो घोषणा हुई कितने रुपए की? 43,565 करोड़ रुपए की। 2026-27 का बजट कितना है? 9,12,696 करोड़ रुपए, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और इसमें 12.9% की वृद्धि हुई है। वेतन, पेंशन और ब्याज पर जो पैसा जाता है वो लगभग 53.2% हिस्सा है। जीएसडीपी का कितना राजस्व अधिक है? 1.62%। राजकोषीय घाटा कितना है जीएसडीपी का? 2.98% अनुमानित है। इस वर्ष की जो थीम है सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान। ये समझिए कि एग्जाम में छपा क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाला है। चलिए आगे, बजट 2026-27 में आय और व्यय का ब्यौरा। तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, यानी कितना सरकार को प्राप्त होगा पैसा और कितना व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के अंतर्गत, और कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो हमें टैक्स से मिलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे स्टेट जीएसटी है, वो राजस्व प्राप्ति में आएगा। ठीक है, एसजीएसटी ये आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा। पूंजीगत प्राप्ति, ये जैसे हम केंद्र सरकार से अनुदान मिल गया या हमने कोई ऋण लिया, ये पूंजीगत प्राप्ति में आता है।
और राजस्व व्यय में आता है, जैसे ये राजस्व व्यय ऐसा होता है जो हमें बार बार करना होता है और रिटर्न इसमें कुछ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वेतन, जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, और पेंशन, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, पर एग्जाम्पल के रूप में वेतन, पेंशन। पूंजीगत व्यय में ये ऐसा व्यय है जिसे लॉन्ग टर्म हमको वापसी होती है, क्योंकि ये इन्वेस्ट किया जाता है आधारभूत संरचना पर, ठीक है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे के जाल बिछाना, ये सब तो आधारभूत संरचना पर। और कुछ बेसिक इसका तो आपने टर्मोलॉजी समझ लिया, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसके एक एक एग्जाम्पल देख लिए। अब इसमें जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, वो राजस्व प्राप्तियां अगर ज्यादा हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें टैक्स ज्यादा आ रहा है। टैक्स ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो अच्छा खासा काम कर रहा है, तो हमें हमारे पास टैक्स अच्छा आ रहा है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं, इसलिए क्योंकि आप किसी से ऋण ले रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा प्रतीक नहीं है। राजस्व व्यय, जब व्यय में राजस्व व्यय जो होता है वो अगर अधिक होता है तो वो अच्छा प्रतीक नहीं होता, क्योंकि वेतन पेंशन पर आपको देना है, और अभी हमने पढ़ा कि लगभग 53% हम वेतन पेंशन और ब्याज पर पैसा देते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा प्रतीक नहीं होता। राजस्व व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय अधिक हो, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आधारभूत संरचना पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इंफ्रा पर इन्वेस्ट करेंगे, ध्यान रखें, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो आपका ग्रो करेगा, या विनिर्माण क्षमता वृद्धि हो जाएगी, जिससे जो आपका टर्शियरी सेक्टर है, यानी सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, ये दोनों ही आपके ग्रो करेंगे। और जब दोनों ग्रो करेंगे तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य में, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकता है, और इससे एक कुशल संसाधन बनेगा, ठीक है, मानव जो है कुशल संसाधन के रूप में बनेगा और वो देश की तरक्की में योगदान देगा। इसके बाद प्रति व्यक्ति, ये बात अगर प्रति व्यक्ति के अलावा देखा जाए तो अगर ये हमारे टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी जो सेक्टर हैं अगर ग्रो करते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार इन्वेस्ट कर सकेगी, ठीक है, जो आपके कमजोर वर्ग के लोग हैं, समाज कल्याण का काम है, वो भी हो सकेगा। तो ये अच्छा प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए अब फैक्ट देख लेते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, जानना बहुत जरूरी था। तो कुल प्राप्तियां कितनी है, 8,48,233.18 करोड़ का। और इस कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 7,28,928.12 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305.06 करोड़ रुपए, ठीक है। और कुल व्यय कितना है, कुल व्यय है 9,12,696.35 करोड़ का, यानी हमारा कुल व्यय अधिक है कुल प्राप्तियों की अपेक्षा। तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 11,848.58 करोड़, यानी कुल बजट का, यानी हमारा जो बजट है यूपी का, उसका 2.98%, ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98%। तो कुल व्यय में, कुल व्यय हुआ इतना, इसका राजस्व व्यय कितना है, यानी हमें सबसे ज्यादा पैसा राजस्व व्यय में ही खर्च करते हैं, 6,64,470.55 करोड़। पूंजीगत व्यय में 2,58,000, ठीक है, याद रखिए, 2,58,225.80 करोड़, ये आपका पूंजीगत व्यय है, ठीक है। और इस राजस्व जो प्राप्तियां हो रही हैं उसमें टैक्स से पैसा ज्यादा आता है, 6 लाख, लगभग 60,000, 6,03,40, ठीक है, ये याद रखिएगा, सॉरी, हाँ। तो इसमें टैक्स से पैसा ज्यादा आता है, 6,34,101 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 6,34,101 करोड़ रुपए। और गैर कर से 1,25,526.36 करोड़, ठीक है। अब ये देखिए राजस्व प्राप्तियां हमारी कितनी है, राजस्व जो प्राप्तियां ज्यादा है, राजस्व व्यय कम है, तो इसलिए राजस्व क्या हो रहा है, बचत हो रही है। कितनी है बचत, 64,457.57 करोड़, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो इस तरह से हमारा ये वाला हो गया। राजकोषीय घाटा याद रखिएगा 2.98%, और ये राजस्व बचत 64,457.57 करोड़। ठीक है, बाकी फैक्ट है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। आय के स्रोत, यूपी जो सरकार है उसके आय के स्रोत 5 प्रमुख। सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में हिस्सा, ठीक है, लगभग 37% का। स्वयं के कर का राजस्व 30%। फिर तीसरे नंबर पर लोक ऋण 15%। फिर केंद्र से सहायता अनुदान जो मिलता है। फिर गैर कर राजस्व, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूपी सरकार के आय के स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में जो हिस्सा है। स्वयं के कर राजस्व सेकेंड नंबर, फिर लोक ऋण, फिर केंद्र से सहायता अनुदान, और अंत में गैर कर राजस्व। ठीक है, ये जो स्वयं का कर राजस्व यूपी सरकार का, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा आता है राज्य जीएसटी से, ठीक है, और दूसरे नंबर आबकारी जो शुल्क, और तीसरा स्टाम्प एवं पंजीकरण। तो राज्य जीएसटी, आबकारी शुल्क और स्टाम्प पंजीकरण। व्यय के स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा जो व्यय होता है वो पूंजीगत परिव्यय होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा व्यय किया जाता है। सरकारी कर्मचारी उनका जो वेतन है उस पर पैसा सेकेंड नंबर पे। तीसरे नंबर पर पेंशन पर। चौथे नंबर में ब्याज भुगतान, और पांचवें नंबर पे सहायता अनुदान, यानी यूपी सरकार कुछ सहायता भी करती है, जैसे कहीं पर डिजास्टर आ गया तो फिर देती है वहां पे। तो पूंजीगत परिव्यय, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सहायता अनुदान, ये 5 प्रमुख व्यय के स्रोत हैं। विभागवार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विभाग में पैसा खर्च होता है वो शिक्षा में, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस और सुरक्षा, फिर स्वास्थ्य। ठीक है, तो शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस और सुरक्षा और स्वास्थ्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विभागों के अनुसार आवंटन। तो शिक्षा जो विभाग है उसमें शिक्षा मतलब कुल, यानी प्राइमरी, माध्यमिक, हायर सब में, तो कुल जो शिक्षा में व्यय है उसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई हो 1,13,174 करोड़ रुपए, सभी करोड़ में है, याद रखिएगा। अब परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो 12.4%। आधारभूत संरचना में 27,103 करोड़ रुपए। माध्यमिक शिक्षा में 22,167 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल कल्याण विभाग में 18,620 करोड़ रुपए। चिकित्सा शिक्षा में 14,997 करोड़ रुपए। कृषि में 10,888 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य सेवा में 10,641 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा में 6,195, और एमएसएमईज में 3,822। फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा में 1,13,174 करोड़ रुपए और कुल 12.4%। आधारभूत संरचना में 27,103 करोड़ रुपए। माध्यमिक शिक्षा में 22,167। महिला एवं बाल कल्याण में 18,620 करोड़ रुपए। चिकित्सा शिक्षा में 14,997 करोड़। कृषि में 10,888। स्वास्थ्य सेवा में 10,641 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा में 6,195। एमएसएमईज में 3,822 करोड़ रुपए। अब देखते हैं विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन। ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन यूपी पीएससी, ठीक है, कि इस योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया। तो स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान योजना के तहत 2374 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपया। इंटर्नशिप जो योजना है, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, उसके लिए 150 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए 1,050 करोड़ रुपया। निराश्रित महिला पेंशन योजना, उसके लिए 4,073 करोड़ रुपए। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। निःशुल्क बिजली आपूर्ति यानी निजी नलकूप लगवाने के लिए 2,400 करोड़ रुपए का आवंटन। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए। पंचायती राज विभाग यानी स्वच्छ भारत मिशन स्पेशली 4,867 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 4,000 रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, करोड़ सब में है। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए। अमृत
अमृत 2 शहरी विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत के लिए 3200 करोड़ रुपए। ये जल जीवन मिशन, जैसे आपका जल जीवन मिशन है 22,000 करोड़ रुपए, ठीक। आयुष्मान के लिए 3200 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 4,867, इसके बाद आपका इंटर्नशिप के लिए 150 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना 100 करोड़, ठीक है। ये आपका स्वामी विवेकानंद 2374 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 करोड़ रुपए। चलिए अब चलते हैं महत्वपूर्ण कुछ घोषणाएं, कुछ नई चीजें, नया परिवर्तन, नई बातें। तो इसके अंतर्गत जी हाँ, पहली बात तो इस बार कोई ना तो नया कर लगाया गया है और ना ही कर की दर में परिवर्तन किया गया है। ब्याज भुगतान जो इस बार किया गया वो 68,921 करोड़ रुपए का। 2029-30 का जो लक्ष्य है यूपी सरकार का, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का 2029-30। वर्तमान में 81 मेडिकल कॉलेज है और 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। सरकार का ऋण जीएसडीपी के जो अनुपात पर 27% है और इसे 23.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो सरकार का जो ऋण है जीएसडीपी का वो 27% है अभी, ठीक है, लेकिन उसे 23.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 75 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की, यानी यूपी सरकार ने एआई मिशन भी प्रारंभ करने की घोषणा की। जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट नोएडा के पास में बन रहा है उसका जो रनवे है उसको 2 रनवे से बढ़ाकर अब 5 रनवे कर दिया गया, किया जाएगा। बजट में ऐसा प्रावधान है। सभी जिलों में एक विद्यालय के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित करना, यानी सभी जिलों में एक एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित करना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि जो पहले 51,000 मिलती थी अब उसे 1-1 लाख रुपए कर दी गई, यानी अब 1 लाख रुपए अगर आप सामूहिक विवाह में करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। मिर्जापुर, मुरादाबाद, बलरामपुर में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु 50-50 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। फिर से देख लेते हैं, कोई टैक्स नहीं इस बार नया जोड़ा, न परिवर्तन हुआ। ब्याज भुगतान 68,921, जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का। 14 नए मेडिकल कॉलेज। जीएसडीपी अनुपात जो ऋण का है वो 23.1% लाने का लक्ष्य। 75 जनपदों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान योजना के तहत। एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना। एआई मिशन प्रारंभ। जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके 5 रनवे होंगे अब। सभी जिलों में एक एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। 4,000 करोड़ रुपया रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए। और अब 1-1 लाख रुपए आपको सामूहिक विवाह योजना मिलेगा और 50-50 हजार करोड़ रुपया मिर्जापुर, मुरादाबाद, बलरामपुर विश्वविद्यालय स्थापना के लिए दिया गया। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है और डिस्कशन यहीं क्लोज होगा। कैसा रहा हमारा डिस्कशन कमेंट बॉक्स पर जरूर आप फीडबैक दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बेटर पीडीएफ, हैंड रिटन और बेटर वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।